जय हिंद। आज हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित यहाँ पे एपिसोड है। इसमें कई एपिसोड होंगे, तो इस मेडाइवल के अंतर्गत ये पहला एपिसोड है। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर या खूर। अमीर या खूर सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और एक धर्माचार जिसका नाम पहुल था को सिख गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। मफरूज ऐसी भूमि होती थी जो सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि होती थी। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्म अतराफ। हश्म अतराफ सल्तनत कालीन प्रांतीय सेना को कहा जाता था। जो प्रांत की सेना होती थी सल्तनत काल में, तो उसको हश्म अतराफ कहा जाता था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। उत्वी जो था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासन था। उस समय शासक का नाम बताना है, भीम था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात में भीम नामक शासक शासन कर रहा था। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। अगर हम लोग कुतुबुद्दीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका जो टाइम पीरियड था 1206 से 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 1210 में ये घोड़े से पोलो खेलते समय गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ये लाख बख्श कहलाता था, लाखों में दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों में दान करने वाला। अगला हम लोग देखते हैं। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने और अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेनपुन। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन जो है लेनपुन आधुनिक इतिहासकार ने और आधुनिक जो अरब द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लेनपुन ने यह बात कही थी। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्तगीन जो था गजनी राजवंश का संस्थापक था। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि गजनी का मोहम्मद गजनवी तो संस्थापक नहीं था, तो नहीं, यहाँ गजनी राजवंश का जो संस्थापक था अलप्तगीन था। ये ध्यान से देखिएगा, याद रहना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं। मध्य एशिया के वह शासक जिन्होंने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। देखते हैं अगला। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराई का द्वितीय युद्ध। तराई का द्वितीय युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। थोड़ा और जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तराई का प्रथम युद्ध जो हुआ था,
ये हुआ था 1191 में हुआ था। और तराई का द्वितीय जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 में। पहला युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान तीसरा के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और द्वितीय अगर तराई का युद्ध देखें 1192 में जो हुआ था, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और इसी जीत से भारत में जो मुस्लिम शक्ति की जो स्थापना माना जाता है, यहीं से माना जाता है भारत में। अगला हम लोग देखते हैं, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय और अरुणोराज तृतीय, ये दोनों शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्धि पाए हैं। इसमें पृथ्वीराज तृतीय और अरुणोराज तृतीय जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला देखते हैं, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज चौहान के लिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। अगर हम लोग तुगलक वंश के बारे में थोड़ा जानें तो ये तुगलक में जो था, पहला था गयासुद्दीन तुगलक, फिर था फिरोज शाह तुगलक, इस दोनों के बीच था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसको आप अगर याद करना चाहें तो ट्रिकली रूप से ऐसे याद कर सकते हैं कि तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, और जीटी याद कर लीजिए। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी कहा जाता है। इसके बाद एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। ये क्रम अगर याद करते हैं तो तुगलक वंश के शासक का नाम याद रहेगा। तो फिर हम लोग अगला देखते हैं, मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का वह दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। बख्तियार खिलजी ही देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को में आग लगा दिया था, उसको ध्वस्त करने में इसी का हाथ है। अगला हम लोग देखते हैं, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा के नाम का जो सिक्का हुआ था अंकित हुआ था। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल है 1206 से 1526। 1206 से 1526 ईस्वी के काल को भारतीय इतिहास में सल्तनत काल या दिल्ली का सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और इसमें जान लेते हैं तो इसमें 1526 ईस्वी जो है, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। पानीपत की प्रथम युद्ध इसको कहा जाता है। इसमें बाबर की विजय होता है और लोदी वंश में जो इब्राहिम लोदी था इसकी पराजय होती है, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर भारत में शासन करने लगता है। ये 1526 में लड़ा गया था, पानीपत की प्रथम युद्ध इसको कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ये था इब्राहिम लोदी। जैसे कि आप अगर देखेंगे साउथ में तो मैसूर का शासक जो था टीपू, वो भी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था इब्राहिम लोदी, ये अफ़गान था। लोदी वंश जो था अफ़गानी लोग थे। और इसके बाद शेर शाह सूरी द्वितीय अफ़गान के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अफ़गान इसलिए कि पहला लोदी वंश को पहला अफ़गान माना जाता है, द्वितीय जो भारत में शासन किए थे अफ़गान वो सूरी, यानी कि शेर शाह सूरी के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि शेर शाह सूरी जिसका मकबरा बिहार के रोहतास ज़िले के सासाराम में है, इसने अफ़गान में अफ़गान का रहने वाला था। ये द्वितीय अफ़गान इसको कहा जाता है, जो कि सूरी वंश का स्थापना किया था। इसका बचपन का नाम जो था फरीद खां था। शेर की हत्या करने की वजह से इसको शेर खां नाम पड़ा था। तो आगे हम लोग देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। ये उस समय भारत में जो शासन कर रहा था इल्तुतमिश का शासन था। गुलामों का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता व्यवस्था क्या था थोड़ा जान लेते हैं। इक्ता जैसे कि ये पूरी साम्राज्य है और साम्राज्य में कई प्रांत होते थे, प्रोविंस। तो उस प्रोविंस में एक गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाता था सेंटर द्वारा, और सेंटर में रहता था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश द्वारा क्षेत्रीय जो गवर्नर होते थे अपॉइंटमेंट किए जाते थे, और गवर्नर पर यह दायित्व था कि अपनी सेना रखेंगे, उसकी खर्च उठाएंगे, और वहाँ की जो भी रिवेन्यू होगा, एक रिवेन्यू का खास जो निश्चित राशि है वो मेरे पास भेजेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर जब भी मिलिट्री का काम होगा मेरे पास भेज देंगे अपना अपना मिलिट्री। तो इस तरह इक्ता व्यवस्था चलता था। इसकी जो शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने किया था इक्ता व्यवस्था को। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली के वह सुल्तान था जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। थोड़ा और जान लेते हैं। तुर्कान ए चहलगानी का मतलब है कि 40 सरदारों का एक संगठन। एक तरह से ये इल्तुतमिश अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखता था, उसको तुर्कान ए चहलगानी कहलाता था। 40 सरदारों का एक संगठन था। इसकी जो गठन किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसमें कई कमियां थी और ये षड्यंत्र के भी शिकार हो गया था बाद में। तो इसको बलबन ने ध्वस्त कर दिया था। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने किया था। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? बलबन ने। बलबन वह दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, वो था बलबन। बलबन में देखिएगा कि इसने सिजदा और पैबोस चलाया था। नौरोज सिजदा और पैबोस, सिर झुकाना और पैर चूमना, ये जबकि इस्लाम धर्म में ऐसी नहीं था। तो सिजदा और पैबोस जो चलाया था बलबन ने, और ये अफरासियाब वंशज का अपने आप को मानता था। ये हमेशा कहता था कि मैं अफरासियाब वंशज का आदमी हूँ, यानी ऊंच कोटि का आदमी हूँ। तो इसलिए ये अपना काफ़ी साजो सामान से सुसज्जित रहता था।
अगला हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सिकंदर ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था बलबन। बलबन जो है, जो राजत्व के सिद्धांत भी दिया था और लौ और रक्त, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाता था, बलबन था ये। अगला देखते हैं, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। तुगरिल खां जो था, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। बलबन। बलबन वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। अगला देखते हैं हम लोग, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजारों को क्या कहा जाता था? सराय अदल। सराय ए अदल जो होता था, खिलजी शासन काल के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल के बाजारों को कहा जाता था सराय ए अदल। वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, वो था बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया था, वो था बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है अलाउद्दीन खिलजी की, और यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस जो है शुरू करने वाला मध्यकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जो आज हम लोग गांव में चाहे टाउन में भी देखिएगा कि जो पीडीएस से अनाज वगैरह मिलता है, तो इसको मध्यकाल में शुरू करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उत्पाद पर 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। 50% का मतलब है कि आधा ये राजस्व के रूप में वसूल करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था जिन्होंने उत्पादन या उत्पाद पर 50% भू राजस्व के रूप में वसूल करता था। कई बार 50% न लिखकर आधा लिख देता है, तो ये भी याद रखिएगा कि जितनी उत्पादन हुआ, मान लीजिए कि अगर 50 टन उत्पादन हुआ तो 25 टन ले लेता था। तो इस तरह से अगला हम लोग देखते हैं, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उनकी आलोचना की है? बर्नी ने। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए उसके समकालीन एक मुस्लिम लेखक बर्नी है जिन्होंने आलोचना की है। थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ पे। एक शरीयत और जवाबियत। ये कई बार पूछता है, यूपीएससी तक पूछा हुआ है और स्टेट पीसीएस में भी बहुत बार पूछा है। शरीयत और जवाबियत है कि शरीयत जो है ये कुरान पर आधारित है, यानी अगर मुस्लिम
के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 पुस्तक है। कुरान, हदीस, इजमा, कयास। कुरान, हदीस, इजमा, कयास जो है ये मुस्लिम विधि की पुस्तक है। और जवाबियत का अर्थ होता है स्टेट लॉ, यानी कि राजा को जब ऐसा महसूस हो कि इस तरह के कानून बनाना चाहिए तो तुरंत बना देता हो, तो उसको जवाबियत कहा जाता है। और शरीयत जो है वो कुरान में पहले से वर्णित है, उसके अनुसार शासन जो करता है उसको शरीयत के अनुसार कहा जाता है कि वो शासन कर रहा है शासक। अगर आवश्यकता अनुसार, राज्य की आवश्यकता अनुसार अगर कोई शासक शासन कर रहा था तो उसको जवाबियत कहा जाता था। तो शरीयत का मतलब कि जो कुरान के अनुसार हो, और जवाबियत की मतलब हुआ कि जो स्टेट लॉ यानी राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून। तो इसमें क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन द्वारा धार्मिक उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो बर्नी ने किया है। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिन्होंने गृह कर यानी कि घर पर टैक्स लगा दिया था। अगला हम लोग देखते हैं 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। सिंध के जो क्षेत्र था, सिंधु वो जो क्षेत्र था, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी, सिंधु क्षेत्र था। अगला देखते हैं सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, जौनपुर को सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। अजमेर में 3 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर है राजस्थान में, अजमेर में 3 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला हम लोग देखते हैं जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि अभी दिल्ली दूर है, इसको कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त। यह अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया का है। निजामुद्दीन औलिया का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि अभी दिल्ली दूर है। अगला देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ट्रांसफ़र करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया था। इसके पीछे कई कारण कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के लोग गाली लिखकर लेटर भेज देते थे। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत पर कंट्रोल करने के लिए वहाँ से दिल्ली से राजधानी काफ़ी दक्षिण की दूर होने की वजह से इसको दिल्ली से दौलताबाद किया था। फिर कहा जाता है कि उत्तर भारत में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था, इस वजह से भी दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन के कारण है। कई इतिहासकारों का अलग अलग है मंतव्य, हम लोग बाद में देखेंगे। देखते हैं अगला मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। यहाँ थोड़ा और जान लेते हैं। पहले तो इब्न बतूता जो निवासी था वो मोरक्को का था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, भारत आया था
और ये शासनकाल जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, उस समय भारत में शासन था। और इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा है, काफ़ी चर्चा में रहता है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा है कि किसने लिखा है। रहला पुस्तक जो है इब्न बतूता का है, जो कि मोरक्को का यात्री था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किन दो ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां ने। खिज्र खां और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला देखते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान की अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? काफ़ी चर्चा में ये रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार बदायूनी ने टिप्पणी किया और इसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत प्रयोग किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा था। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और सबसे ज़्यादा घोड़े पर समय बिताने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसकी प्लान फेल हो गई थी। इसके कई कारण है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासकों में था, जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। तुगलक राजवंश ऐसा राजवंश है जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। टोकन करेंसी का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था लंबा समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिन्होंने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अल्लाई अमीरों को ख्वाजा ताश या दास माना था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या दास माना था। ये वो था मोहम्मद बिन तुगलक। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेडाइवल से संबंधित 3-4 एपिसोड आएंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो इसको ज़रूर देखिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।